हेलो दोस्तों, नमस्कार। विश्व भूगोल की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले जो आपका पर्वतों के बारे में जो क्लास था, पर्वतों के बारे में जो लेक्चर था, उसको मैंने डाल दिया है। उसको आप देख लीजिए। उसके बाद उसका जो पार्ट 2 है उसको देखिए, ठीक है। तो पार्ट 1 इसका मैंने पहले डाल दिया है, वह लेक्चर वीडियो है और ये आपका जो है प्रैक्टिस वीडियो होगा। तो उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। पर्वतों के बारे में एक एक चीज़ बताई, वहाँ पर कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, कहाँ पर महत्वपूर्ण पर्वत कहाँ पर स्थित हैं, और आपके बलित पर्वत कौन से हैं, अवशिष्ट पर्वत कौन से हैं, ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। बाकी उसको पहले आप जब देख लोगे, उसके बाद इस क्लास को देखोगे, जो प्रैक्टिस क्लास है आपका, तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको जो है सारी चीज़ों को विश्लेषित करते चलूँगा, है ना। तो वहाँ पर मैंने विश्लेषण किया हुआ है और इसको भी विश्लेषित करते चलूँगा, जो एक एक प्रश्न हमारा आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप अंत तक देखा करिए, जिससे कि जो है आपकी चीज़ें सारी स्पष्ट हो जाए। तो पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, स्थल मंडल के कुल कितने क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो स्थल मंडल पर कुल कितने परसेंट पर जो है आपका पर्वतों का विस्तार, ये पूछा गया है। कितने परसेंट भाग पर? 26%, 30%, 41% या 33% पर्वतों का विस्तार। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका समुद्र तल होता है, समुद्र तल के बाद आपका क्या होता है, आपका जो है मैदान होता है, मैदान के बाद आपका पठार होता है और पठार के बाद पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों के बाद आपका क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो उच्चावाचों में जब भी आप धरातल पर देखोगे तो आपके समुद्र तल के मैदान होंगे, उसके बाद जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपका मैदान होता है, मैदान के बाद आपका पठार होता है और पठार के बाद आपका जो है पहाड़ियाँ होती, पहाड़ियों के बाद आपका पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा कौन सा है? स्थल मंडल के कुल कितने क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26%, 30%, 41% या 33%, बताइए। तो आप जानते हैं कि ये जो पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। आप जैसे सारे उच्चावाचों में देखोगे तो 26% भाग पर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो पर्वत निर्माणकारी भूसन्नति सिद्धांत है, इस थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा गया है। कोबर के द्वारा, डेली के द्वारा, होम्स के द्वारा या जेफ्रीज के द्वारा। तो आप जानते हो जो भूसन्नति सिद्धांत है, भूसन्नति सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन किया गया है किसके द्वारा किया गया है? कोबर के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो पर्वतों का निर्माण आप जानते हैं, जो अभिसारी गति होती प्लेटों में, अभिसारी गति होती है, इसी के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। तो जब भी पूछा जाए भूसन्नति सिद्धांत या थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है पर्वतों के निर्माण के लिए, तो आप बताओगे कोबर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है, किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण, ये पूछा गया आपसे। तो हमने आपसे बताया है कि जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं, बलित पर्वत होते हैं, बाकी ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। तो आप जब भी देखोगे तो विश्व के ज्यादातर पर्वत, अधिकतर जो पर्वत हैं किसके उदाहरण हैं? आपके बलित पर्वत के, है ना। तो हमारा जो हिमालय पर्वत है ये किसका उदाहरण होगा? बलित पर्वत का। तो आप चाहे आल्पस हो, चाहे यूराल हो, चाहे आप देखोगे आपका रॉकीज हो, एंडीज हो, सारे किसके उदाहरण हैं? आपके वो बलित पर्वत के उदाहरण हैं। आप जानते हो इसको मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मोरदार पर्वत भी कहते हैं इसको, जिसको हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं ना, फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो फोल्डेड माउंटेन कहा जाए या मोरदार पर्वत कहा जाए या बलित पर्वत कहा जाए, तीनों बातें एक ही होती हैं। तो ज्यादातर पर्वत किसके उदाहरण हैं? आपके बलित पर्वत के। विश्व में जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसको भी आप देखोगे तो ज्यादातर किसके उदाहरण हैं? आपके बलित पर्वत के ही उदाहरण कहे जाते हैं। अगला है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं, कौन सा इसमें जो है आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं, ये पूछा गया हमसे। यूराल, आल्पस, अपलेशियन, अरावली, बताइए कौन सा जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आपके विश्व के प्रमुख अवशिष्ट पर्वत हैं कौन कौन से हैं। जैसे आप देखोगे अपलेशियन है,
अपलेशियन के अलावा आपका अरावली है, ठीक है। अरावली के अलावा आप देखोगे जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है आपका, वो है आपका पश्चिमी घाट, ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है इसको, लेकिन हमने कहा पश्चिमी घाट। आप देखोगे अब ये इसका इतना ज़्यादा अपक्षय हो चुका है, तो पश्चिमी घाट ये आपका किसका उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो अपलेशियन हुआ और अरावली हुआ और पश्चिमी घाट हुआ, या आप देखेंगे बाबेरियन श्रृंखला जो आपकी यूरोप में पड़ती है। ये सारे किसके उदाहरण हैं, तो ये सारे आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कहे जाते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं ये पूछा गया है आपसे, तो कौन सा उदाहरण नहीं है, तो आप देखोगे तो देखिए इसमें दो विकल्प दिया गया है, एक अपलेशियन भी है आपका और अरावली भी है। तो ये दोनों उदाहरण किसके हैं, दोनों उदाहरण अवशिष्ट पर्वत के हैं, अवशिष्ट के, ठीक है। बाकी यूराल आपका उदाहरण नहीं है अवशिष्ट पर्वत का, ना तो आल्पस है। दोनों किसके उदाहरण हैं, आप जानते हो दोनों किसके उदाहरण हैं, तो दोनों जो है आपके मोरदार पर्वत कहलाते हैं, मोरदार पर्वत, या इसको हम क्या कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ऊपर वाले यूराल और आल्पस आपके किसके उदाहरण हैं, तो दोनों जो है बलित पर्वत के उदाहरण हैं या मोरदार पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन ये आपके अपलेशियन और अरावली किसके उदाहरण हैं, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है बचा हुआ, जो शेष बचा हुआ, जिसका अपक्षय और अपर्दन हो चुका है ना। तो याद रखिएगा ये सारे किसके उदाहरण हैं, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न होता है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो आप जानते हो, मैंने आपको बताया है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, वह किसके उदाहरण है आपकी, तो वह उदाहरण है आपके बलित पर्वत के। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, आपका विकल्प डी होगा सही, बलित पर्वत, ठीक है। तो ये सारी श्रृंखलाएं जो है, रॉकीज हो, चाहे एंडीज हो, एटलस हो, आल्पस हो, हिमालय हो। रॉकीज आप जानते हैं अमेरिका के अंदर, एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, एटलस जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, आल्पस जो है आपका यूरोप महाद्वीप के अंदर, बाकी जो है हिमालय एशिया महाद्वीप के अंदर। ये सारी जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं किसका उदाहरण है, आपके बलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे नवीन बलित पर्वत पूछा गया है। ये तो सारे जो है बलित पर्वत के उदाहरण है, इसमें अरावली को छोड़कर, अरावली नहीं है बलित पर्वत का उदाहरण, बाकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके बलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय जो है बलित पर्वत का उदाहरण है, और आल्पस जो है ये आपके बलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन अरावली बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो इसमें सबसे नवीन कौन सा है बलित पर्वत का उदाहरण, ये पूछा गया है। तो जो सबसे युवा कहलाता है, जिसको सबसे युवा पर्वत कहा जाता है, सबसे युवा पर्वत वो कौन सा है, वो आपका है हिमालय, ठीक है। तो नवीन पर्वत श्रृंखला पूछी जाए या नवीन बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण पूछा जाए, किसको बताओगे आप, या विश्व का सबसे युवा पर्वत पूछा जाए तो किसको बताओगे आप, तो हिमालय को बताओगे। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार अभी भी जारी है, इसका निर्माण अभी भी जारी है ना, इसीलिए इसे सबसे युवा पर्वत कहा जाता है। तो सबसे युवा पर्वत या सबसे जो है आपकी नवीन बलित पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो कौन सा होगा, आपका हिमालय होगा, ठीक है। तो हमारा होगा भी हिमालय। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं, इसमें से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं, ये पूछा गया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय, आल्पस और अरावली, तो कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। आप जानते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये बलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय भी बलित पर्वत है, और आल्पस भी आपका जो है बलित पर्वत है, लेकिन अरावली हमारा बलित पर्वत नहीं, ये कौन सा है, अवशिष्ट है, ठीक है। तो अरावली हमारा जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, बाकी सारे जो आपके बलित पर्वत के उदाहरण हैं, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है हमारा अरावली, और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहलाती है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है जो भारत के अंदर स्थित है, या आपसे पूछी जाए विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो हिमालय है, वो भी भारत और नेपाल के अंदर स्थित है ना। तो नवीन पूछा जाए या आपसे पूछा जाए पुरानी पूछा जाए, दोनों भारत के अंदर स्थित है।
हालांकि ये जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है ये पूरी तरह से भारत में ही है, लेकिन ये जो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय और आपके वो क्या कहते हैं नेपाल और भारत दोनों देशों के अंदर आप देखोगे, और उसका विस्तार अराकानीओमा के रूप में आप देखोगे तो म्यांमार तक चला गया है ना, और थोड़ा सा भाग इसका चाइना के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, प्रमुख रूप से भारत और ये जो है नेपाल के अंदर ही हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला विस्तारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है, और ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। मतलब ये शेष मात्र बचा हुआ, नहीं तो ये इसका अक्षयपर्दन होकर ये लगभग खत्म ही हो चुका है। अगला है सुमेलित कीजिए, आपको सुमेल करना है इसका। तो एक तरफ जो है पर्वतों के उदाहरण दिए हुए हैं और एक तरफ आप देखोगे तो वह किस टाइप का पर्वत है, किस प्रकार का पर्वत है। तो सारे पर्वतों के बारे में मैंने वीडियो में बताया है, जो इसका लेक्चर वीडियो है कि उसमें कौन सा पर्वत किस प्रकार का, उसका निर्माण किस तरह से होता है ना। तो ये आप देखोगे अवशिष्ट पर्वत, तो इसका उदाहरण कौन सा होगा, और उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है, खंड पर्वत का उदाहरण। खंड पर्वत का मतलब होता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इसको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, या इसी को आप क्या कहते हो, इसी को भरणशोथ पर्वत भी कहा जाता है, भरणशोथ पर्वत। ठीक है, तो भरणशोथ पर्वत कहा जाए या ब्लॉक माउंटेन कहा जाए, ब्लॉक पर्वत कहा जाए, या आपका जो है खंड पर्वत कहा जाए, तीनों बातें एक ही होती हैं। तो आप इसमें देखोगे तो बलित पर्वत का उदाहरण क्या करना है, सुमेल करना है। तो बलित पर्वत का जो उदाहरण आप जानते हो हिमालय है, बलित पर्वत का उदाहरण। उसके बाद खंड पर्वत का उदाहरण कौन सा है, जिसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट ये खंड पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, जो जर्मनी के अंदर है। बाकी ज्वालामुखी पर्वत जो है ये उदाहरण इसका कौन सा है, ये मोनोलोवा है। और अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है आपका नीलगिरी है। ठीक है, हमारे तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु कर्नाटक के अंदर जो विस्तारित है उसको नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो नीलगिरी जो हमारे यहाँ पर्वत श्रृंखला है, ये किसका उदाहरण, बहुत बार पूछा जाता है ये, तो अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। बाकी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है, मोनोलोवा, आप जानते हैं हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप। तो मोनोलोवा जो है प्रशांत महासागर के अंदर, हवाई द्वीप के अंदर, ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। बाकी खंड पर्वत ये जो आप जर्मनी के अंदर आप जानते हैं कहाँ पर है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो ये सारे हमने कहा इस प्रकार से उदाहरण है और इनका हमारा सही सुमेल कराना है, तो इस तरह से इसका सुमेल होगा। ठीक, देखिए जब भी आप लेक्चर वीडियो देखोगे तो वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले आप लेक्चर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद देखने के बाद उसको जब आप इसको देखोगे एमसीक्यूज करोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ मैं समझाता ही हूँ, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। तो इसका भी सुमेल करना हमको। अर्जेंटीना, इक्वाडोर, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया, बताइए कौन सा होगा इसका सही सुमेल। एक तरफ दिया हुआ किलिमंजारो, माउंट मैकिनले, एकांकागुआ और चिम्बराजो, बताइए। तो देखिए जो आपका अर्जेंटीना के अंदर कौन सा है ये पूछा गया है, तो आप जानते हैं जो आपका एकांकागुआ है ये अर्जेंटीना के अंदर है ना, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है एकांकागुआ। और आपका किलिमंजारो भी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, और किलिमंजारो कहाँ पे है, ये तंजानिया के अंदर है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। बाकी चिम्बराजो जो है ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, मैंने लेक्चर वीडियो में बताया है ये सारे जो कैसे हैं, किसके उदाहरण हैं आपके, तो ये सारे जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। और चिम्बराजो आपका इक्वाडोर में है, और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कौन सा है, माउंट मैकिनले, है ना, है तो इसके अलास्का राज्य में, अलास्का राज्य। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ये आपका माउंट मैकिनले है। तो इस तरह से सही सुमेल होगा। अर्जेंटीना के अंदर एकांकागुआ, और जो आपका इक्वाडोर के अंदर चिम्बराजो, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आपका माउंट मैकिनले, और तंजानिया के अंदर आपका कौन सा होगा, किलिमंजारो। ठीक है, ये सही सुमेल है, और सारे किसके उदाहरण हैं, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है पूछा गया हमसे, तो बताइए कौन सा सही होगा इसका। माउंट एकांकागुआ, माउंट अल्बर्ट, माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रुस, बताइए कौन सा सही विकल्प है इसका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी आप जानते हैं माउंट मैकिनले है। कौन सी सही विकल्प होगा हमारा,
माउंट मैकिनले, माउंट अल्बर्ट, ये जो आप देखोगे तो माउंट अल्बर्ट जो है ये आपके रॉकीज पर्वत श्रृंखला पर है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है या उसका सर्वोच्च शिखर है कौन सा, वो आपका माउंट एल्बर्ट है ना। और देखिए दो चीजें हैं, दोनों अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे आप माउंट मैकिनले को देखोगे तो ये अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आती है, या आप देखोगे माउंट एल्बर्ट तो ये भी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही है। लेकिन ये जो माउंट मैकिनले है ये इस महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर है जो अलास्का के अंदर पड़ती है। लेकिन ये जो माउंट एल्बर्ट है ये जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है रॉकीज पर्वत पर, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, आपकी रॉकीज पर्वत श्रृंखला है ना। तो उसी पे ये सर्वोच्च शिखर है आपका माउंट मैकिनले, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, इसकी बाकी एल्ब्रुस आप जानते हैं, माउंट एल्ब्रुस कहाँ पे है, यूरोप के अंदर, यूरोप का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो माउंट एल्ब्रुस है यूरोप के अंदर। ठीक है, और माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर। तो जब भी पूछा जाए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर तो आप बताओगे वो आपका कौन सा है, माउंट एकांकागुआ है। और आपसे जब भी पूछा जाए उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर तो बताओगे माउंट मैकिनले है। और आपसे पूछा जाए यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो आप बताओगे माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है, इतनी बातें जो यहां से आप याद रखिएगा। अगला हमारा ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित, ये पूछा गया है। ये तीनों एक ही साथ पूछी जाती हैं कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है, ये पूछा गया है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, रूस में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बताइए कहाँ पर स्थित है तीनों ये जो पहाड़ियां हैं। तो ये जो तीनों पहाड़ियां हैं ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। विकल्प हमारा होगा डी वाला सही, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, बार बार आपसे कहता हूँ, आप जब भी क्लास देखोगे, लेक्चर वीडियो देखोगे तो हाँ अच्छे से मैं समझाता हूँ। उसके बाद जब आप ये प्रश्न करोगे तो चीज़ें अधिक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह से कोई पढ़ाता नहीं है ना कि पहले जो है लेक्चर को और उसके बाद जो उसका एमसीक्यूज कराए। एमसीक्यूज तुरंत कराओ, जैसे क्लास होता है उसके बाद तुरंत एमसीक्यूज आप अगर देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो पहले लेक्चर वीडियो पढ़िए, उसके बाद इसको देखिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट होगा और चीज़ों को मैं समझाता भी हूँ, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं आपकी। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तंजानिया के अंदर, मलावी के अंदर, केन्या के अंदर। तो ये आप जानते हो ये जो किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सर्वोच्च शिखर है, और ये सर्वोच्च शिखर कहाँ पे स्थित है, तंजानिया के अंदर स्थित है। ठीक है, सही विकल्प होगा हमारा बी, तंजानिया के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है पॉइंट पेड्रो अथवा पेड्रू टगाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो पॉइंट पेड्रो और पेड्रू टगाला ये पूछा गया है, ये सर्वोच्च शिखर है किस महाद्वीप के, क्या कहते हैं, किस देश के अंदर ये शिखर है, ये पूछा गया है। तो पेड्रू टगाला या पॉइंट पेड्रो ये किस देश के अंदर स्थित हैं, दोनों सर्वोच्च शिखर हैं, यहाँ चोटियाँ हैं। ये दोनों चोटियाँ किस देश के अंतर्गत हैं, ये पूछा गया है। इंडोनेशिया में, तंजानिया में, श्रीलंका में या केन्या में। बताइए कहाँ पर है ये पेड्रू टगाला और आपकी पॉइंट पेड्रो। ठीक है, पॉइंट पेड्रो और पेड्रू टगाला कई बार पूछा गया है, ये किस देश के अंतर्गत पहाड़ियाँ हैं या जो आपकी शिखर हैं, है ना। तो देखिए ये जो पेड्रू टगाला है और आपका पॉइंट पेड्रो है ये श्रीलंका के अंतर्गत दोनों हैं, श्रीलंका के अंतर्गत इन चोटियों का विस्तार है। तो ये दोनों चोटियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो श्रीलंका के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है
नमक की पहाड़ियाँ अर्थात ग्रेट साल्ट रेंज किस देश में स्थित है? कभी कभी आता है नमक की पहाड़ियों के बारे में पूछा जाता है कि नमक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, या आप देखते होंगे कि जो है ग्रेट साल्ट रेंज के नाम से आता है कि ग्रेट साल्ट रेंज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, या नमक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, या नमक की पर्वत श्रृंखला कहाँ पे, इस तरह से प्रश्न बन जाता है आपका, है ना। तो कहाँ पे है? नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो ग्रेट साल्ट रेंज है, ये पर्वत श्रृंखला कहाँ पर फैली हुई है पूछा गया हमसे, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, श्रीलंका के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो ग्रेट साल्ट रेंज है या नमक की पहाड़ियाँ हैं, ये फैली हुई हैं आपकी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। इसके अलावा एक विस्तार और यहाँ देखेंगे आप, तो कुनलुन पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान के अंदर, कुनलुन पर्वत श्रृंखला ठीक है। तो कुनलुन पर्वत श्रृंखला ये भी पाकिस्तान के अंदर है। बाकी नमक की पहाड़ियाँ जिसको ग्रेट साल्ट रेंज कहा जाता है, ये आपकी पाकिस्तान के अंदर ये भी स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश की सीमा के अंतर्गत आता है? माउंट एवरेस्ट किस देश की सीमा के अंतर्गत आता है, पूछा गया है। नेपाल में है, म्यांमार में है, भारत में है, चीन में है माउंट एवरेस्ट। तो आप जानते हैं जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये आप देखोगे तो पाकिस्तान के जो है पूर्वी छोर से लेकर और म्यांमार के अंतिम छोर तक ये विस्तारित है ना। और ये इसका जो सर्वोच्च शिखर है, जो बड़ी बड़ी हमने कहा चोटियां हैं इसकी, वो ज़्यादातर कहाँ पड़ती हैं? नेपाल के अंदर ही पड़ती हैं। तो इसका जो सर्वोच्च, हमारे हिमालय पर्वत का जो सर्वोच्च भाग है, जहाँ पर लंबी लंबी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वो हिमालय का भाग कहाँ पर पड़ता है आपका? वो हिमालय का भाग पड़ता है आपका नेपाल के अंदर। तो माउंट एवरेस्ट आप जानते हो, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी या विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो जब भी पूछा जाए तो हमारे पृथ्वी सतह पर जो सबसे ऊंचा शिखर, पूरे पृथ्वी सतह पर जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? वो आपका माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ये हमसे पूछा गया है। नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, भारत के अंदर, चाइना के अंदर। तो आप जानते हैं ये माउंट एवरेस्ट पड़ता है आपका नेपाल के अंदर, है ना। नेपाल में ये जो है पर्वत शिखर है आपकी, जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, ठीक। अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच पूछा गया है कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है फ्रांस और स्पेन के मध्य? पिरेनीज, जूरा, आल्प्स, एपेनाइन्स। बताइए कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है? फ्रांस और स्पेन के मध्य में। आप जब भी यहाँ देखोगे इस तरह से, तो इधर आप फ्रांस देखोगे एक तरफ, और यहाँ आप देखोगे इस तरह से ऐसे, ये स्पेन है ना। यूरोप में आप जब भी देखोगे तो इधर एक तरफ आपका फ्रांस है और एक तरफ ये जो आपका स्पेन है, ये स्पेन है और ये फ्रांस है। तो इसके मध्य में एक पर्वत श्रृंखला है, विस्तारित है, उसको क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। तो उसको कहते हैं पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला। तो पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, पूरा जो है उसका विस्तार फ्रांस और सीमा के मध्य है, तो पिरेनीज पर्वत है ना। बाकी आप जानते हैं जूरा पर्वत आपका, ये जो है जूरा पर्वत इटली के अंदर है, जर्मनी और इटली के अंदर, जर्मनी इसको कहते हैं जूरा पर्वत, जर्मनी के अंदर। बाकी आपका आल्प्स जो है, ये आल्प्स जो है ये फ्रांस के अंदर, और एपेनाइन जो है आपका इटली के अंदर, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो एपेनाइन इटली के अंदर, आल्प्स जो है फ्रांस के अंदर। बाकी जूरा पर्वत जो है केवल फ्रांस में ही नहीं आल्प्स है, बाकी यूरोप के अंदर कई देशों के अंदर, लेकिन प्रमुख रूप से ज़्यादा भाग इसका वहीं पर विस्तारित है ना। और जूरा पर्वत जर्मनी के अंदर, बाकी एपेनाइन पर्वत जो है इटली के अंदर। तो पिरेनीज और एपेनाइन में कन्फ्यूज नहीं होना है, पिरेनीज जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, बाकी एपेनाइन जो पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पर है? आपकी इटली के अंदर है ना। नेक्स्ट है, काकेकस पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? काकेकस पर्वत श्रृंखला किस देश के अंतर्गत
स्थित है, या किस महाद्वीप में, इस तरह से पूछा जाता है। काकेकस जो पर्वत श्रृंखला है किस महाद्वीप में है? बताइए। स्विट्जरलैंड, रूस, जर्मनी, फ्रांस। बताइए कौन सा सही होगा हमारा? तो जो विश्व भूगोल का ये श्रृंखला है, मैं एक एक करके सारे टॉपिक इसमें करा रहा हूँ, और टॉपिक इस प्रकार से करा रहा हूँ, पहले उसका लेक्चर वीडियो, उसके बाद मैंने कहा उसका प्रैक्टिस वीडियो। ठीक है, तो पहले आप लेक्चर देखो, उसके बाद प्रैक्टिस देखो, तब हमने कहा बात बनेगी, है ना। तो इसका जो लेक्चर वीडियो है, जो थ्योरी वीडियो है, उसको मैंने डाला है, तो उसको पहले देखिएगा, फिर इसको क्वेश्चन करिएगा। काकेकस पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, रूस, जर्मनी, फ्रांस। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है काकेकस पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पे फैली हुई है? तो ये जो आपकी क्या कहते हैं, रूस के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, काकेकस पर्वत श्रृंखला रूस के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, हिंदुकुश, त्यान शान तथा कुनलुन पर्वत श्रृंखलाएं किस पठार के अंतर्गत विस्तारित हैं? हिंदुकुश है और त्यान शान है और कुनलुन पर्वत श्रृंखला किस पठार के अंतर्गत आती हैं? तो आप देखोगे तो एक पठार है, इसको कहा जाता है इस तरह से, बीच में एक पठार है, इसको कहते हैं पामीर की गांठ या पामीर का पठार कहा जाता है इसको। इसको क्या कहते हैं? पामीर का पठार, पामीर का पठार, या इसी को मैंने कहा क्या कहते हैं? पामीर का गांठ, पामीर का गांठ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पामीर का पठार है या पामीर का गांठ है, यहाँ से 3 पर्वत श्रृंखलाएं विस्तारित है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। इसको कहा जाता है त्यान शान कहा जाता है, जो चाइना की तरफ है, त्यान शान कहते हैं जो चाइना की तरफ है, और जो आपका अफगानिस्तान की तरफ है, इसको हिंदुकुश कहते हैं, हिंदुकुश कहते हैं इसको, जो अफगानिस्तान की तरफ है। बाकी जो आपका क्या कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ, या आपका जो जम्मू कश्मीर है, इसकी तरफ विस्तारित है, इसको कहा जाता है कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान के अंदर, और त्यान शान पर्वत श्रृंखला चाइना के अंदर, और आपका कुनलुन पर्वत श्रृंखला ये आपकी क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर विस्तारित है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हिंदुकुश, त्यान शान तथा कुनलुन पर्वत श्रृंखलाएं जो है किस पठार के अंतर्गत आएंगी? तो किस पठार के अंतर्गत आएंगी? तो आप बताओगे जो है तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, ईरान का पठार, अब्सीनिया का पठार। अब्सीनिया का पठार पड़ता है आपका इथोपिया में, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर इथोपिया में। ठीक है, ईरान का पठार ईरान में पड़ता है। पामीर का पठार जो है आपका, यही सही विकल्प होगा हमारा, पामीर का पठार। पामीर के पठार के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं वहीं से निकलकर तीनों ओर विस्तारित होती हैं। ठीक है, गांठ के रूप में। तिब्बत का पठार तिब्बत के अंदर है, तो सही विकल्प हमारा होगा पामीर का पठार। हिंदुकुश, त्यान शान, कुनलुन पर्वत श्रृंखलाएं जो है यहीं से विस्तारित है, पामीर के पठार से 3 तरफ, है ना। अगला प्रश्न है, अल्टाई पर्वत किन 2 देशों के सीमा के अंतर्गत आता है? किन 2 देशों की सीमा का निर्धारण करता है? अल्टाई पर्वत ये पूछा गया है। तो अल्टाई पर्वत कहाँ पर स्थित है, किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बोलिएगा। रूस और जर्मनी, चीन और रूस, चीन और पाकिस्तान, चीन और जापान। बताइए। तो ये जो आपका अल्टाई पर्वत है, अल्टाई पर्वत श्रृंखला है, ये 2 देशों के मध्य स्थित है। आप देखोगे तो कौन सा होगा? रूस और जर्मनी। ये गलत है, रूस जर्मनी के मध्य नहीं है, चीन और रूस। तो चीन और रूस के मध्य है आपका अल्टाई पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अल्टाई शान भी कहते हैं उसको। और चीन और पाकिस्तान के मध्य तो है ही नहीं है, ना चीन और जापान के मध्य है। तो अल्टाई पर्वत श्रृंखला जो है आपकी, ये अल्टाई पर्वत, आप यहाँ ऐसे देखोगे तो ये इधर चाइना का विस्तार है एक तरफ, तो इधर रूस का विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे एक पर्वत श्रृंखला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है अल्टाई पर्वत। इसको अल्टाई पर्वत कहते हैं, है ना। तो अल्टाई पर्वत जो है चीन और रूस के मध्य में सीमा बनाता है। बाकी ये यहाँ पर और विकल्प नहीं है। अगर विकल्प और होता, जैसे आप देखोगे तो ये अल्टाई पर्वत जो है मंगोलिया के अंतर्गत भी आता है। तो मंगोलिया, चीन और रूस, और उसके अलावा आप देखोगे तो आपका जो है कजाकिस्तान की सीमा तक जो है थोड़ा सा जाता है। तो इसका विस्तार आप प्रमुख रूप से देखोगे तो चाइना और मंगोलिया और रूस के अंदर है अल्टाई पर्वत का विस्तार। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अल्टाई पर्वत जब भी पूछा जाए तो रूस है, चाइना है और आपका मंगोलिया के अंदर विस्तारित है अल्टाई पर्वत। अल्टाई शान भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के निर्माण काल को सुमेलित कीजिए।
पर्वतों का जो निर्माण काल है उसको सुमेलित करना है। तो पर्वतों का निर्माण काल जैसे यहाँ पर देखोगे, चर्नियन पर्वत, उसके बाद कैलेडोनियन पर्वत, और उसके बाद हर्सिनियन पर्वत, और उसके बाद अल्पाइन पर्वत। तो ये जो है वैसे बेसिकली ये जो चर्नियन है इसको चर्नियन काल कहा जाता है, ये काल है ना। कैलेडोनियन काल ये काल है, और हर्सिनियन काल, हर्सिनियन काल और अल्पाइन काल कहा जाता है। काल पर्वतों के निर्माण के काल हैं, उसको कहा जाता है। चर्नियन काल में किन पर्वतों का निर्माण हुआ, कैलेडोनियन काल में किन पर्वतों का निर्माण हुआ, और हर्सिनियन काल में किन पर्वतों का निर्माण हुआ, बाकी अल्पाइन काल में किन पर्वतों का निर्माण हुआ, या जिस काल में जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे उस टाइप का पर्वत कह देते हैं। ठीक है, तो ये काल के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण है। वैसे पर्वतों निर्माण के, जैसे निर्माण के द्वारा अगर पर्वतों का प्रकार पूछा जाए तो 4 प्रकार मैंने आपको बताया है निर्माण के द्वारा। जैसे आपका होता है ज्वालामुखी पर्वत होता है, अवशिष्ट पर्वत होता है, बाकी आपका मोड़दार या बलित पर्वत होता है, और उसके अलावा आपका ब्लॉक पर्वत होता है। वो निर्माण के अनुसार पर्वतों का विभाजन है। लेकिन ये जो है निर्माण काल के अनुसार विभाजन है 4 प्रकार से। चर्नियन काल होता है, कैलेडोनियन काल होता है, हर्सिनियन काल होता है, और अल्पाइन काल होता है। तो इस काल के पर्वतों को चर्नियन पर्वत कहा जाता है, इस काल के पर्वतों को कैलेडोनियन पर्वत कहा जाता है। तो इनका निर्माण काल मिलाना है आपको। ठीक है, तो देखिए जो चर्नियन पर्वत हैं इनका जो निर्माण हुआ है 40 करोड़ साल पहले हुआ है। ठीक है, और जो कैलेडोनियन पर्वत हैं, इस श्रेणी के पर्वत हैं, इनका निर्माण 32 करोड़ साल पहले हुआ है। बाकी हर्सिनियन जो पर्वत हैं इसका निर्माण कब हुआ है, 22 करोड़ साल पहले हुआ है। और अल्पाइन जो पर्वत है वो इसका निर्माण जो है 3 करोड़ साल पहले हुआ है। या इसको कभी कभी मिलियन में दिया जाता है कि 400 मिलियन, 3200 मिलियन, ठीक है, इस प्रकार से 320 मिलियन या 220 मिलियन ऐसे दिया जाता है। तो 400 मिलियन दिया रहे या 320 मिलियन दिया रहे, 220 मिलियन, 3 मिलियन, इस तरह से दिया रहे तब भी बातें वही होंगी। यहाँ पर मैंने कहा करोड़ों में दिया गया है, 40 करोड़ साल पहले। तो इस तरह से, तो ये कभी इस तरह से बहुत कम आपसे संख्या पूछा जाएगा। ये लगाने को देता है कि क्रम से लगाइए, तो आप जानते हैं पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, तो क्रम से लगाने को देता है। तो इसमें जो सबसे पहले जिन पर्वतों का निर्माण होता है वो चर्नियन काल के पर्वतों का निर्माण होगा। फिर उसके बाद ये है, ये सारे सीधे सीधे सही सुमेल है, सीधे सीधे सही सुमेल है ना। इसको मैंने सही सही सीधे सीधे सुमेलित कर दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन पर्वत जो होंगे सबसे नवीन पर्वत होंगे, और ये नवीन पर्वत के उदाहरण होंगे। और आपका जो चर्नियन पर्वत होंगे ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण होंगे। ठीक है, जैसे आप देखोगे जब भी आपको अल्पाइन काल के पर्वतों के बारे में पूछा जाए तो जो बलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो बलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अल्पाइन काल के ही अंतर्गत आती हैं। जैसे आप देखोगे हिमालय, हिमालय के अलावा आपका आल्पस, रॉकीज, रॉकी, और एंडीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग जो ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो सारे पर्वत हैं ये किसके उदाहरण हैं, ये अल्पाइन पर्वत के उदाहरण हैं। या इन सारे पर्वतों का निर्माण कब हुआ है, अल्पाइन काल में हुआ है ना। सबसे जो बाद का काल है वो अल्पाइन काल है, सबसे नवीन काल अल्पाइन काल है। तो ये सारे सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं, आपको पता ही है। मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है इनको, बलित पर्वत भी कहा जाता है, नवीन पर्वत भी कहा जाता है। तो ये जो सारे अल्पाइन पर्वत के उदाहरण होते हैं। बाकी आप देखोगे जो आपके हर्सिनियन पर्वत है, जैसे आप हर्सिनियन पर्वत को देखोगे तो हर्सिनियन पर्वत के उदाहरण कौन से हैं आपके, हिंदुकुश है, हिंदुकुश है, कुनलुन है, कुनलुन है। इसके अलावा आपका जो त्यानसान है, त्यानशान है। ये सारे किसके उदाहरण हैं, हर्सिनियन पर्वत के उदाहरण हैं। हिंदुकुश, कुनलुन, त्यानसान, आपका अल्टाई है, अल्टाई है। ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण आपके हर्सिनियन पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, बाकी चर्नियन पर्वतों में देखेंगे तो जो आपके चर्नियन पर्वत के उदाहरण हैं इसमें आप देखोगे अरावली है, मतलब आप जानते हो ना अरावली सबसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो जो पुरानी होगी उसका निर्माण इसी काल में तो होता है, चर्नियन काल में होता है। तो चर्नियन काल में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो इसमें आप देखोगे अरावली है आपकी, अरावली है। अरावली के अलावा अपलेशियन है,
अपलेशियन, ठीक है। तो अरावली, अपलेशियन, महादेव पहाड़ियाँ भारत के अंदर देखेंगे, महादेव पहाड़ियाँ, या नीलगिरी, नीलगिरी, ये सारे किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे जो उदाहरण हैं आपके वो टर्नियन काल के पर्वतों के उदाहरण हैं। बाकी कैलेडोनियन में देखेंगे तो कैलेडोनियन में देखेंगे तो यहाँ स्कैंडिनेविया के पर्वत, स्कैंडिनेविया के पर्वत, स्कैंडिनेविया पर्वत, या स्कॉटलैंड के पर्वत, स्कॉटलैंड के पर्वत, ठीक है। ये सारे जो उदाहरण हैं किसके उदाहरण हैं? ये सारे आपके कैलेडोनियन पर्वत के उदाहरण हैं, है ना। तो जब भी आपके पर्वतों के बारे में पूछा जाए और वो भी निर्माण काल के अनुसार, तो इतनी चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो सबसे जो पुराना काल है टर्नियन काल है, और सबसे जो नवीन काल है वो आपका अल्पाइन काल है। तो यहाँ पर आप खुद ही जान जाओगे कि इस काल के अंतर्गत कौन सा जो है पर्वत निर्माण होगा। जैसे अल्पाइन काल जो है, अल्पाइन पर्वत के उदाहरण जो होंगे तो जो नवीन पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, है ना। तो बाकी मैं जो है लेक्चर में सारी बातें इसको समझाया हूँ, वहाँ पर आप देखोगे तो सारी चीज़ें अधिक ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो हमारा इस तरह से इसका सही सुमेल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व के बलित पर्वतों का निर्माण किस काल में हुआ है? तो विश्व के बलित पर्वतों का निर्माण किस काल में हुआ है, ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया ना उसी तरह का, विश्व के बलित पर्वतों का निर्माण किस काल में हुआ है? बलित पर्वतों का, बलित पर्वत कहने का मतलब सबसे नवीन जो पर्वत श्रृंखला है उनको बलित पर्वत कहा गया है। तो नवीन पर्वत श्रृंखला या मोरदार पर्वत श्रृंखला, या जो आपकी जो है फोल्डेड माउंटेन है, उनका निर्माण किस काल में हुआ ये पूछा गया है। तो पीछे मैंने समझाया है, तो इसका मतलब कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? अल्पाइन काल, ठीक है। तो अल्पाइन काल में नवीन पर्वतों का निर्माण हो रहा है। जो बलित पर्वत हैं उन्हीं को नवीन पर्वत भी कहा जाता है। तो बलित पर्वतों का निर्माण कब हो रहा है? अल्पाइन काल में हो रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही था। तो आप जो चीज़ें ज़्यादा समझना चाहते हो तो लेक्चर वीडियो जरूर देखिए। लेक्चर वीडियो आप देखोगे उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। और वीडियो को जब भी देखो पूरा देखो, और केवल जो है वीडियो को खोल के, ठीक है, इस तरह से बंद मत कर दीजिए, उसको पूरा देखिए, जिससे आपको पूरी बात जो है समझ में आए और आपके फायदे की चीज़ें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली श्रृंखला में, इसी के अंतर्गत जो आपका विश्व भूगोल की श्रृंखला चल रही है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।